हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं और यूसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये 50 को जो 51 है आपका क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अभिगम के प्रक्रमों को सही क्रम में बताता है आपका कि शैक्षणिक आयोजन के 3 अभिगमों को 4 भिन्न अनुक्रमों की सूचीबद्ध किया गया है और यह पता लगाएं कि कौन सा अनुक्रम सबसे अधिक अपरिष्कृत से सबसे अधिक परिष्कृत की ओर जाता है। यानी कि जो शैक्षिक आयोजन के 3 अभिगम बताए गए हैं, 3 प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 सूचियाँ दी गई हैं। तो ये बताना है कि जो अपरिष्कृत है, यानी कि ज़्यादा बहुत परिष्कृत चीज़ से नहीं है, जो अपरिष्कृत से लेके हमको परिष्कृत की तरफ जाना है, तो वो हम देखेंगे। तो वो हमारा है आपका एक जो इसका आप देखेंगे तो जो आपका 4 है कि पहले सामाजिक मांग होगी, फिर लागत लाभ विश्लेषण होगा और फिर प्रतिफल की दर होगी। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 53 है कि स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट एंड द हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर, ये कह रहे हैं जो स्कूल मैनेजमेंट आपका है, जो स्कूल जो विद्यालय है आपका, विद्यालय प्रबंधन जो है, और जो हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है, ये कैसे होते हैं। तो पहला आपका है टोटली डिफरेंट होता है, कि दूसरा है आइडेंटिकल होता है, कि तीसरा है कि डिफरेंट बट शेयर सम कॉमन फीचर्स, और 4 है टू बी ट्रीटेड एज द कॉग्नेट्स। तो ये आपका जो तीसरा है कि डिफरेंट, ये थोड़ा तो डिफरेंट होता है। दोनों का मैनेजमेंट जो होता है, विद्यालय प्रबंधन और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट थोड़ा तो डिफरेंट होता है, बट शेयर सम कॉमन फीचर्स, लेकिन उनमें बहुत सी चीज़ें समान भी होती है। लेकिन चाहे किसी भी संस्था का, चाहे वो विद्यालय एक संस्था है, चाहे हम हॉस्पिटल या अस्पताल को माने, वो भी एक तरह की संस्था है, लेकिन दोनों का प्रबंधन जो है कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें समान रहेंगी, क्योंकि प्रबंधन की प्रक्रिया लगभग समान ही रहती है। तो कुछ डिफरेंट होगा और बाकी समान रहेगा। तो जो इसका तीसरा है आपका बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट बट द शेयर सम कॉमन फीचर। अब अगला क्वेश्चन है 54 है आपका कि इन सिचुएशनल लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप की बात हो रही है। इन सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल द एम्फेसाइज इज वन, जो आपकी सिचुएशनल जो लीडरशिप है वो किसको एम्फेसाइज करती है, उसमें क्या होता है। उसमें आपका देखिए पहला है कंसर्न फॉर टास्क, जो काम होते हैं उसके प्रति उनका कंसर्न है, कि कंसर्न फॉर रिलेशनशिप, संबंधों के प्रति उनका कंसर्न है, ये कंसर्न फॉर द बोथ टास्क एंड रिलेशनशिप। एंड 4 है आपका कंसर्न फॉर नेदर, किसी के लिए भी कंसर्न नहीं है। तो जिसका थर्ड जो है, जो सिचुएशनल लीडरशिप होती है, उसमें कंसर्न फॉर बोथ, यानी कि जो टास्क दिया गया है, जो कार्य दिए गए हैं, और जो रिलेशनशिप है, दोनों के प्रति उसका चिंता, कंसर्न होता है। तो ये आपका थर्ड बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल, यहाँ पे स्कूल टाइम टेबल की प्रिपरेशन की बात हो रही है, फॉल्स अंडर द फंक्शन, वो जो स्कूल टाइम टेबल जो बनाया जा रहा है वो किस फंक्शन के तहत आएगा। वो ऑर्गेनाइजिंग के तहत आएगा, प्लानिंग के तहत आएगा, कि डायरेक्टिंग के तहत आएगा, कि रिपोर्टिंग के तहत आएगा। तो वो आपका प्लानिंग, हम जब यहाँ पे स्कूल टाइम टेबल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एक योजना बना रहे हैं, तो ये आयोजन यानी कि प्लानिंग के तहत आएगा आपका, यानी कि सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। अगर अब जो क्वेश्चन है आपका ये 56 है, इसमें जो आपकी विश्वसनीयता होती है उसके बारे में है, और दूसरी तरफ जो उसमें एरर आ जाते हैं, किस वजह से एरर आते हैं उसके बारे में है। तो ये आपका ये आपका है, देखिए इसमें है पहला परीक्षण पुनः परीक्षण,
ये है। दूसरा है कुडर रिच सर्डन। और तीसरा है स्पिल्ट हाफ। और चौथा है आपका एकांतर प्रारूप। तो इसमें आपका देखना है किससे इसको मैच हो रहा है। तो देखिए पहला जो है आपका जो परीक्षण पुनः परीक्षण हम करते हैं उसमें जब एरर आता है तो किस वजह से आता है। तो देखिए जब परीक्षण पुनः परीक्षण में जो हमारा एरर आता है, त्रुटि आती है, वो तब आती है जब आपका समय प्रतिदर्श जो होता है, समय जो मॉडल है या समय का सैम्पलिंग जो है, यानी कि जो भी परीक्षण लेते हैं, जब उसमें एक परीक्षण लिया उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा परीक्षण लिया, तो जब उसमें समय प्रॉपर समय नहीं रहता कि समय बहुत ज़्यादा समय के बाद लेते हैं या बहुत कम समय के पहले ले लेते हैं, तो उसमें जो पुनः परीक्षण में त्रुटि आ जाती है। तो इसको हम लोग मैच करेंगे, जो फिफ्थ है आपका समय प्रतिदर्श से इसको मैच कर देंगे। बी है आपका जब आपका जो परीक्षण मद हैं उनमें विजातीयता होती है, यानी कि जो परीक्षण के मद लिए हैं आपने उसमें विजातीयता होती है, यानी कि वो समान नहीं होते, एक समान नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। तब आपका जो ये है कि कुडर रिचर्डसन जो ये गुणांक है इसमें आपकी त्रुटि आ जाती है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। तीसरा है स्पिल्ट हाफ में तीसरा आपका है स्पिल्ट हाफ। इसको आप लोग मिलाएंगे। स्पिल्ट हाफ का जो है वो परीक्षण मदों में सजातीयता रहती है। इसमें एक समान जो मद हैं, परीक्षण के सारे जो मद हैं वो एक समान रहते हैं, यानी कि स्पिल्ट हाफ को आप जो मिलाएंगे वो है 6 से मिलाएंगे, यानी कि परीक्षण मदों की सजातीयता से मिलाएंगे। ठीक है। अब आगे आपका है एकांतर प्रारूप को आप मिलाएंगे। इसका मैच करना है विषय वस्तु प्रतिदर्श। जो आपकी विषय वस्तु प्रतिदर्श जो होता है, जब उसमें त्रुटि आ जाती है, तो जब एकांतर प्रारूप में जो त्रुटि आती है वो आती है आपकी विषय वस्तु प्रतिदर्श के कारण। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग मैच करेंगे तो हमारा कौन सा ठीक होगा। हमारा आपका ठीक है, आपका पहले का था 5th, यानी कि आपका पहला जो है बिल्कुल ठीक है। ये परीक्षण के प्रकार एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके व्यवहार के प्रकार हैं, तो आपको बताना है। ए में आपका कह रहा है संस्कृति उन्मुख अशाब्दिक अभिरुचि परीक्षण। पहले तो आप लोग ये देखिए कि अशाब्दिक परीक्षण किसको कहते हैं। अशाब्दिक वो होते हैं जिसमें जो परीक्षण लिया जाता है उसमें शब्द और भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें चित्रों के माध्यम से लेते हैं। तो ये जो है संस्कृति उन्मुख अशाब्दिक अभिरुचि परीक्षण जो है, इसको आप मैच करेंगे जो आपका है विद्यालयी अनुभव से संबंधित अंक विश्लेषण पर आधारित निरपेक्ष तार्किक क्षमता, यानी कि 4 से इसको मैच कर देंगे। और आपका अगला है साधारण शिक्षण विकास परीक्षण। ये साधारण जो आपका परीक्षण होता है उसके बारे में है। तो ये इसमें होगा कि इसमें क्या होता है, विभिन्न जो पाठ्यक्रम होते हैं आपके, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए समान आधारभूत कौशल और जटिल अधिगम परिणाम, जो आपके यहाँ पे जो समूह में आपका परीक्षण होता है उसको देखना है। तो इसमें देखेंगे कि वह परीक्षण जिसमें क्षमता समूह होता है, यानी कि वह परीक्षण जिसे क्षमता के पृथक पहलुओं पर एक समय कई शिक्षार्थी, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे अधिगम क्षमता समूह परीक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में ये जो पहला है इसका, कि वह परीक्षण जिसमें क्षमता के पृथक पहलुओं पर एक समय पर कई शिक्षार्थी, बहुत सारे शिक्षार्थी हैं, पर किया जाता है। तो इससे इसको मैच कर देंगे। डी आपका है कि विभेदात्मक अभिरुचि परीक्षण, इसको किससे मैच करेंगे। इसमें आपका जो कि देखिए जहाँ पे विभेद की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी विशिष्ट मानसिक जो क्षमताएं हैं
उनको क्षमताओं की अधिक संख्या का परीक्षण होता है। जब यहाँ विभेदात्मक अभिरुचि परीक्षण जो है उसमें विशिष्ट मानसिक जो आपकी क्षमताएं हैं, जो कुशलताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनकी अधिक संख्या का परीक्षण होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परीक्षण में विभक्त अर्ध भागों को स्प्लिट हाफ के बीच सहसंबंध 0.68 है या उपयुक्त भावी कथनात्मक सूत्र का उपयोग करते हुए परीक्षण की विशेषता होगी। तो ये इसका जो ये क्वेश्चन है, ये सम है, इसका जो आंसर है आपका जो फर्स्ट है वो होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 में क्या कह रहे हैं? 59 में आपका हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी विश्वसनीयता की बात हुई है का आंतरिक सामंजस्यता आकलन का उपयोग उन कारणों से व्यापक रूप में किया जाता है जब, यानी कि जो आप विश्वसनीयता नापते हैं तो उसमें आंतरिक जो उनकी सामंजस्यता आकलन करना है तो वो कब होता है? वो होता है कि जब केवल एक ही प्रकार का, ये जो है आपका, कि जब केवल एक ही प्रकार का परीक्षण आवश्यक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके मूल्यांकन के प्रकार दिए हुए एक तरफ और दूसरी तरफ मूल्यांकन का प्रयोजन दिया गया है कि वो किस लिए दिए जाते हैं। तो पहला है नैदानिक मूल्यांकन, यानी जब हम किसी चीज़ को डायग्नोस करते हैं तो नैदानिक मूल्यांकन का मतलब क्या है? इस मूल्यांकन में ये देखा जाता है आपका कि जो ये इसमें ये जांच की जाती है कि जो शिक्षार्थी है आपका किस सीमा तक उपलब्ध कराए गए अधिगम अनुभवों के साथ तारतम्यता बनाए रखता है। वो जो अधिगम उसको दिया जा रहा है उसमें ये जांच की जाती है, नैदानिक मूल्यांकन में जांच की जाती है कि जो आपका शिक्षार्थी है और किस सीमा तक उपलब्ध कराए गए अधिगम अनुभवों के साथ तारतम्यता बनाए रख सकता है। ये इसका आंसर है, इससे मैच कर देंगे। बी है आपका आंतरिक मूल्यांकन। जो आंतरिक मूल्यांकन है आपका वो है मूल्यांकन परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता में वृद्धि करना। आंतरिक मूल्यांकन से हम ये देखते हैं, इसका प्रयोजन ये होता है कि जो मूल्यांकन परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता में वृद्धि करना। तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेटिव जो आपका मूल्यांकन समय समय पे होता रहता है, इसकी बात हो रही है। तो इसका जो है आपका अधिगम प्रक्रिया में उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जिससे अधिगम प्रक्रिया में उन क्षेत्रों की पहचान करना जिन्हें की सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। देखिए समय समय पे जो आपके यूनिट टेस्ट होते रहते हैं उनसे ये पता चलता है कि जो छात्र है उसकी किस क्षेत्र में उसको मजबूती या किस क्षेत्र को उसके ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की, सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। डी आपका है सुधारात्मक मूल्यांकन। जैसे कि इसमें सुधार की बात की गई है तो इसमें देखिए जो आपकी अधिगम कमियां होती हैं, जो जब पेपर होते हैं आपके तो उसमें कमियां देखी जाती हैं। जो बच्चा किस चीज़ को अच्छी तरह कर पाया है, कौन से कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ नहीं पाया है, तो उन कमियों को, अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए समर्थन और सुधारात्मक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसको किया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका नैदानिक का ठीक था, नैदानिक का आपका ठीक था तीसरा, और आंतरिक मूल्यांकन का आपका ठीक था 4। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा, आपका पहला बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए शिक्षण के कुछ मॉडल दिए गए हैं, शिक्षण के कुछ मॉडल हैं और दूसरी तरफ शिक्षण जो मॉडल हैं उनके परिवार दिए गए हैं, उनको मैच करना है। पहला है न्याय शास्त्रीय परीक्षा मॉडल। तो देखिए इसको किससे मिलाएंगे? इसको हम मिलाएंगे सामाजिक
आपका सामाजिक परस्पर क्रिया अभिमुख परिवार। इसका जो परिवार है, ये देखिए इसमें समझाने वाली बच्चों कोई बात नहीं है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि न्याय शास्त्रीय परीक्षा मॉडल जो है उसको आप मैच करेंगे सामाजिक परस्पर क्रिया अभिमुख परिवार से। ठीक है, ये इसका हो गया। दूसरा है शिक्षण को साइनेटिक्स मॉडल। शिक्षण का जो साइनेटिक्स मॉडल है इसको किससे मिलाएंगे, तो ये आपका हो गया जो व्यक्तिक परिवार है, जो सेकंड है व्यक्तिक परिवार, इसको मैच कर देंगे। और तीसरा है प्रवेश परीक्षण मॉडल, इसको आप सूचना संसाधन परिवार से मिलाएंगे, क्योंकि इसका जो इस शिक्षण मॉडल का जो परिवार है वो सूचना संसाधन परिवार है। डी आपका है दबाव न्यूनीकरण मॉडल, तो इसको आप इससे मिलाएंगे आप इसका शिक्षण का व्यवहार मूलक मॉडल। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक है, बिल्कुल सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। Which of the following principle is not associated with the programmed instruction? यहाँ जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन जो होता है, अनुदेशन होता है, उसकी बात हो रही है। तो जब आप इसकी देखिए, जो भी अब इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, ये आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इन्होंने कहा हुआ है कि छात्रों को अपनी गति से, अपनी जो उनकी सेल्फ है, अपनी गति से विषय वस्तु को सीखने का अवसर इसमें प्राप्त होता है। किसमें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। तो ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पूछा है कि जो नहीं इससे मिलते हैं वो हमें ढूंढना है, तो ये तो इससे मिलता है, ये होती है चीज़ इसमें। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, ये भी ठीक है। इसमें बच्चे जो हैं वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं सीखने वाले को सक्रिय तथा सतत प्रयास करने पड़ते हैं, वो तुरंत तत्काल इसका पृष्ठपोषण उनको मिलता है। और फिर है तीसरा प्रिंसिपल ऑफ द इमीडिएट कन्फर्मेशन, ये भी इसको तुरंत पृष्ठपोषण मिल जाता है। कोई भी कार्य करता है तुरंत उसको आंसर आ जाता है सामने, उसको जो उसको पुनर्बलन है वो तुरंत मिल जाता है, तो ये भी इसमें है। लेकिन जो आपका 4 है प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेटेड रिस्पॉन्डिंग, ये इसमें नहीं होता है। तो इन्होंने नहीं की बात पूछी है, तो आपका ये ठीक जो है वो 4 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें बताया है फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्ट विच इज द अप्रोप्रिएट सीरीज ऑफ स्टेप ऑन फ्लोइंग इन सिस्टम एनालिसिस। जब हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो ये कौन सी सीरीज, ये इसमें जो नीचे दिए गए हैं कौन से ठीक हैं। तो देखिए जब हम कोई भी आप एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखिए स्टेप कौन से होते हैं। वो स्टेप हैं आपके, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं उसका जो फॉर्मेशन उसका होता है, हाँ ये आपका है कि रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। एक तो ये है रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑपरेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, स्पेसिफाइंग एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया, ब्लॉक डायग्राम, आइसोलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये जो है इन जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, भी कोई भी हम जो प्रणाली विश्लेषण बता रहे हैं, उनके चरणों को बता रहे हैं, उनके स्टेप्स को बता रहे हैं, तो उसमें पहले क्या करते हैं, पहले हम जो उसके उद्देश्य हैं यानी फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। किसी भी चीज़ को जो करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद हमने देखा कि रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, फिर उसका जो रिव्यू है यानी कि प्रणाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑपरेशन देखेंगे, फिर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा देखेंगे, फिर आइसोलेशन ऑफ द प्रॉब्लम देखेंगे, फिर स्पेसिफाई ऑपरेशन इन द प्रॉब्लम एरिया देखेंगे, और फिर आखिरी में ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है 64 आपका, द मेन ब्लॉक टू कम्युनिकेशन इज वन एंड डिस्टेंस लर्निंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस मुक्त और दूरस्थ अधिगम के अंतर्गत जो संप्रेषण होता है, जो आपका संचार हेतु मुख्य अवरोध क्या है, अवरोध कहाँ से उत्पन्न होता है। तो देखिए, एक तो ह्यूमन टीचर की बात इसमें हो रही है, तो ह्यूमन टीचर की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ह्यूमन टीचर की बात नहीं होती इसमें। और दूसरा है कि फैक्ट ऑफ डिस्टेंस, ये भी बात नहीं इन्होंने बताया है। यहाँ पे संचार की बात हो रही है कि यानी जो कम्युनिकेशन होता है और उसमें जो दूरी आती है उसको हमको देखना है कि उसमें अवरोध कैसे आता है। तो देखिए, फैक्ट ऑफ डिस्टेंस दिया है, तीसरा है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जब इसमें देखो कम्युनिकेशन होता कैसे, पहले तो ये देखिए, कम्युनिकेशन जो इसमें होता है, जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें आमने सामने तो शिक्षा होती ही नहीं है। उसमें जो शिक्षा होती है वो होती है जो हमारा डाक से, जो हमारा पढ़ने की जो किताबें आती हैं, ठीक है, उससे ही वही कम्युनिकेशन का एक साधन होता है। तो अगर अवरोध आ सकता है तो अवरोध कैसे आएगा, अवरोध उसी से आएगा, टीचर की कोई बात ही नहीं है, दूरी की कोई बात ही नहीं है। तो अगर अवरोध आएगा तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो मटेरियल हमको मिलता है उसी की वजह से अवरोध उसमें आ सकता है। तो ये आपका जो तीसरा है बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने बताया है, अगला क्वेश्चन है कि मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इन द डायरेक्टली कनेक्टेड विद, यानी कि जो ये टेस्ट की बात हो रही है इसमें अगर हिंदी में इसको कहें तो ये टेस्ट है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में संप्रेषण का माध्यम प्रत्यक्ष संबंधित है, ये बात ये कह रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं इससे संबंधित है, किस तरीके से संबंधित है, ये निष्कर्ष वाला जो निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण जो होता है इसमें संप्रेषण का जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो किस तरीके, उसमें क्या होता है, संबंधित है, वो है आपका इफ़ेक्टिवनेस, उससे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक है, जो इसमें आपका प्राप्त होता है वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक है। तो इससे आप इसको फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ एड्रेसिंग द नीड ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, होशियार छात्र होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका, यहाँ पे कह रहे हैं नॉट द बेस्ट वे, नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्पेशल क्लासें देंगे उससे उनको फ़ायदा होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सेशन करवाते हैं जो उससे भी उनको फ़ायदा होगा, और आपका इनरिचमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं उससे भी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन स्किपिंग ग्रेड्स, जो ग्रेड्स उनके हैं या उसको स्किप कर देंगे उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो फर्स्ट है इन्होंने ना की बात पूछी है, यानी नॉट द बेस्ट वे, तो ये आपका जो फर्स्ट है बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द आइडेंटिफाइंग लो विजन चिल्ड्रन। यहाँ लो विजन, जिन बच्चों की दृष्टि कमज़ोर है, जिनको कम दिखाई पड़ता है, उन बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा मेथड हम नहीं अपनाएंगे, नॉट की बात हो रही है कि कौन सा मेथड हम नहीं अपनाएंगे। तो देखिए, पहला है परफॉर्मेंस टेस्ट करा रहे हैं, दूसरा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। देखिए ये तो है, जो उसका विज़न कमज़ोर होगा उस बच्चे का जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उसमें भी इसकी कमी आएगी, ऑब्जर्वर हर चीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। और तीसरा है कि आपका ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये नेत्र की जो जांच होती है ये भी उसको ज़रूरी है, ये कराई जाएगी। और विजुअल स्क्रीनिंग,
दृष्टि जांच जो है ये भी होगी। लेकिन जो ये सब चीज़, क्योंकि ये सब उसके लो विजन से संबंधित है, लेकिन जो आपका पहला है कि परफॉर्मेंस टेस्ट, यहाँ पे कार्य निष्पादन टेस्ट की बात हो रही, ये तो उसके विजन से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। माइल्डली डेफ चाइल्ड हैज़ अ हेयरिंग लॉस ऑफ, जो जो बच्चे होते हैं जो कम सुनते हैं, जो मध्यम, और यहाँ पे जो मीडियम है, इनकी माइल्डली की बात हो रही है, जो डेफ हैं बच्चे, तो उनके जो सुनने की पावर है वो मध्यम बहरे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनकी वो कितनी है, तो वो है आपकी 26 से 54 जो डेसिबल है वो होगी आपकी। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 69 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट की बात हो रही है। करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल हैं या उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपके नीचे दिए गए हैं, क्या वो सारे पॉइंट जो है उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो डिसेबल से नहीं मिल रहा, वो देखेंगे हम लोग। देखिए, तो जो बच्चा आपका अधिगम, जो भी विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे पहला जो है डिलेड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी उसमें हो सकता है कि बच्चा जो है क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसको उच्चारण करने में, उस स्पोकन जो लैंग्वेज है उसमें भी उसको डिले हो रहा है, तो ये जो है ये तो उसके साथ हो सकता है, इसमें नहीं की बात पूछी है ना। दूसरा है पुअर स्पेटियल ओरिएंटेशन, ये भी उसमें होता है। और तीसरा है कि लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये, और चौथा है डिफ़िकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप। तो देखिए ये सब हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा है कि लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये जो है उसके मानसिक बुद्धि की बात हो रही है, तो ये नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ की नहीं की बात पूछी गई है, तो तीसरा आपका ठीक होगा। अब 17 क्वेश्चन है कि द कॉज ऑफ जूनियर्स डेलिक्वेंसी इंक्लूड, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो कॉज ऑफ, जो किशोर होते हैं, जो जुवेनियल्स होते हैं, किशोर जो बच्चे हैं, वो जो अपराध करते हैं, किशोर अपराध के कारकों में शामिल हैं। किस लिए, कैसे शामिल होते हैं, वो क्या होता है, पुअर होम इन्वायरमेंट होता है इसलिए शामिल होते हैं, और हाँ ये भी कारण हो सकता है। बी है कंपनी ऑफ एंटी सोशल ग्रुप, इनसे जुड़े होते, विरोधी समूह जो होते हैं बच्चों के, जो उनके साथ के जो बच्चे हैं वो गलत समूह से जुड़े हुए, इससे भी हो सकते हैं। तीसरा जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, और चौथा है पॉवर्टी। तो ये इसमें से देखिए जो ऊपर वाले हैं पुअर होम इन्वायरमेंट, इसकी वजह से भी वो ऐसे हो सकते हैं, अपराध के उसमें क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरा उनकी जो कंपनी है, जो उसके साथ बच्चों का उठना बैठना है, साथ में जो ग्रुप्स हैं, उनसे भी इनको प्रभाव पड़ सकता है, अपराध के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका ए भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 4 आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसमें देखिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे जो जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई बच्चा नहीं अपराध के क्षेत्र में जाता है, आनुवंशिकता कोई, इसमें कह रहे विच कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है। तो पहला ने कहा शिक्षक समुदाय का सदस्य भी है। अब यहाँ पे बताया, इन्होंने पूछा है कि औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है, वो कथन हमको ढूंढना है। दूसरा है शिक्षक और शिक्षार्थी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं। तीसरा है शिक्षक ने केवल अनुदेशन का अधिकर्ता है, अपेतु व नियंत्रण मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक जो है वो अनुदेशन का अभिकर्ता भी है, और अपेतु व नियंत्रण भी करता है, और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है, यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सतत 72 है कि सतत वृत्तिक विकास
और शिक्षक को अघंतक बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अपेक्षा है कि जो सतत वृत्तिक विकास, वृत्तिक मतलब जो जीविका है, जो टीचर का कार्य है, उनका सतत वृत्तिक विकास और शिक्षक को अघंतन बनाए रखना। अघंतन मतलब क्या है? जो समय के साथ जो भी नई नई शिक्षा नीतियाँ आती हैं, नई नई चीज़ें आते हैं, उनको अपडेट रखना उससे, ठीक है। तो बनाए रखना ये सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक अपेक्षा है कि शिक्षक को विषय वस्तु में बदलावों के सक्रिय संपर्क में बने रहना चाहिए, ये होगा। कि दूसरा, शिक्षक को विचारों और अभ्यास के मननशील अभ्यास करता होना चाहिए, ये होगा। कि तीसरा, शिक्षकों को अधिक तरक्की प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये होगा। कि 4, शिक्षकों को शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, ये होगा। तो देखिए इसमें जो है शिक्षक जो है आपका, शिक्षक को विचारों और अभ्यास का मननशील अभ्यास करता होना चाहिए। देखिए जो भी शिक्षक है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, कोई भी शिक्षक है, वो सदैव एक स्टूडेंट भी रहता है। उसको सदैव ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अब बहुत कुछ सीख लिया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। टीचर को सदैव अगर देखिए टीचर एक दीपक के समान है। अगर उसको अपने विद्यार्थी को, अपने आने वाली पीढ़ी को उजागर करना है, उसको प्रकाश देना है, तो उसको स्वयं भी प्रकाशवान रहना पड़ेगा। उसको भी नई नई चीज़ें समय के साथ सीखनी पड़ेंगी। सदैव उसको एक स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अध्ययनरत रहना पड़ेगा, अभ्यास और मननशील अभ्यास करता होना चाहिए। यानी कि सेकंड आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ 73 है। राज्य शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी द्वारा विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करें, ये होगा। कि अभिमुखीकरण और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चलाएं, ये होगा। कि शिक्षण अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से शिक्षण में आने के इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं उनकी समुचित स्क्रीनिंग की जाए, ये होगा। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग भी एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या होता है, आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि परीक्षण हो रहा है ना, के माध्यम से शिक्षण में जो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप एक अभ्यर्थी हैं, को समुचित आपकी स्क्रीनिंग की जा रही है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप इसमें जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपकी योग्यता क्या है, अभिरुचि क्या है, इसका लिए देखा जा रहा है। तो ये जो है बिल्कुल पॉइंट ठीक है आपका। तीसरा 74 है कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित शुरू करने के लिए चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है, किसके प्रत्यक्ष है। तो पहला है एनसीईआरटी को, कि यूजीसी की, कि एनसीटीई को, कि अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की। देखिए एनसीटीई भी है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की, तो इसमें ज़्यादा की बात है, इसमें प्रत्यक्ष की बात है, क्योंकि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में ये भी आ जाती है, एनसीटीई भी आ जाती है। तो ये आपका जो ये 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की। अब आपका 75 क्वेश्चन है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जो आपके एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं, वहाँ के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, कि शिक्षण समर्थता विकास कार्यक्रम के द्वारा, कि इंटर्नशिप के द्वारा, कि समूह शिक्षण के द्वारा। तो देखिए जो समूह शिक्षण है कि जो टीम टीचिंग होती है, उससे हम इसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो जो 75 है का जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका ठीक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, ये समाप्त हो गया है। और अगर कोई भी इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा बताइए, उसको दोबारा बताने की पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसको ये भी जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जो पेपर हैं उनकी भी मदद हो सके।
और अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।